एनसीईआरटी फिजिक्स लेसन 5 का आप विद्युत धारा इसी पार्ट में से आता है विद्युत चालन, ये आप पढ़ रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हमने सबसे पहले टॉपिक दिया अनुगमन वेग। ध्यान से देखिए, जब किसी चालक के सिरों पर, जैसे ये चालक ए बी है आपका, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जब यहाँ पे बोल्ट लगाया जाता है तो ये चालन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं आपके, और चालन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप इसको, तो गति करने लगते हैं। तो एक नियत सूक्ष्म वेग जो जिससे ये गति करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग की परिभाषा हम दे रहे हैं आपको। तो वैद्युत चालन की क्रिया में, वैद्युत चालन की क्रिया में चालन इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का नियत सूक्ष्म वेग, है ना, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, इसको दिखाते किससे हैं? वीडी से, है ना। अब इसका रियल मान होता क्या है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। क्लियर हो गया? ये अनुगमन वेग है। उसी में थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक शब्द है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। इसमें क्या है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो दूसरे कणों से टक्कर लेता है ना, टक्कर लेता है, तो क्रमागत दो टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को हम कहते हैं श्रांति काल। यानी इसको भी हम कह सकते हैं कि वैद्युत चालन की क्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन के क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसको दिखाते किससे हैं? टाउ से। ठीक है ना। अब उसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, माध्य मुक्त पथ। इसके लिए भी अगर आप सोचें तो समझ लेंगे। इसमें क्या होता है कि वैद्युत चालन की क्रिया अगर हो रही हो, वैद्युत चालन की क्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, दो टक्करों के बीच बने पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अनुगमन वेग क्या है? क्रमागत, ठीक है ना। वैद्युत चालन की क्रिया में चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन का नियत सूक्ष्म वेग कहलाता है अनुगमन वेग। दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को कहते हैं श्रांति काल, और दो क्रमागत टक्कर के बीच जो पथ बनता है उसको कहते हैं हम माध्य मुक्त पथ। इसके बाद है आपको कि विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो विद्युत धारा है और अनुगमन वेग है, यानी VD में क्या संबंध होता है? तो ये होता है I बराबर NEA/VD, है ना। इसमें N क्या है?
इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और ये वीडी क्या है? चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का एक और नाम होता है अपवाह वेग। क्लियर हो गया? इसका मान कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? एक छोटी चीज़ और अगर हम आपको दे दें इसी में, कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध दिख रहा है आपको? तो इसमें धारा घनत्व को दिखाते हैं J से, अनुगमन वेग है आपका VD। इसके बीच संबंध आपको क्या होगा ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका I है वो होता है NeAVD, ठीक है। तो I/A को हम क्या कहते हैं? NeVD, और इसी को कहते हैं हम J। तो J बराबर हो जाएगा NeVD। ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। क्लियर हो गया? अब एक छोटी सी चीज़ और देखते चलते हैं हम लोग। अब हम दे रहे हैं आपको ओम का नियम। ओम का नियम इम्पोर्टेंट माना जाता है। अभी जितना भी आप पढ़े हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही है। ओम का नियम कैसे कहते हैं? एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपके लिए नोटिस है, पहले दे रहे हैं कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर कार्य करता है। धात्विक चालक पर ही कार्य करता है, याद रखना चाहिए। अब धात्विक चालक की मीनिंग क्या हो सकती है? जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, है ना, ये सब आपका मिश्र धातु का वायर, लेकिन धातु पे ही काम करेगी, ठीक है। अब आते हैं अनुगमन वेग के बारे में। तो याद रखिएगा क्या हम आपको देना चाहते हैं। नियम यह है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर भी, ऐसे नहीं, थोड़ा अलग करते हैं, कंडीशन नहीं पूरा हुआ इसलिए आपको अलग दे रहे हैं। इसमें है किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है ये जान लीजिए। ताप है, लंबाई है, दाब है ना, क्षेत्रफल है ना, ये इसको भौतिक अवस्था कहते हैं। न परिवर्तित की जाए, न परिवर्तित की जाए तो चालक पर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, है ना, विभवांतर को कैसे दिखाएंगे? भी चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गया? यानी हम ये कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I, यानी V बराबर RI, है ना।
यानी V बटे I बराबर R। ये R को समझ लीजिए, R यहाँ पे चालक का रेखीय प्रतिरोध कहलाता है, रेखीय प्रतिरोध कहलाता है ना। अब आते हैं हम कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं। देखिए, हम अगला टॉपिक आपके लिए दे रहे हैं, अनुगमन वेग Vd के आधार पर ओम नियम का सत्यापन। ठीक है, इस सत्यापन को समझने के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका चालक है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है, इसकी लंबाई L है। ठीक हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल A है, लंबाई L है। इसके सिरों पर हम विभवांतर जब लगाते हैं V, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, इसमें वैद्युत चालन जब होने लगेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेंगे। यानी उच्च विभव यहाँ का होता है, हम XY लिख दे रहे हैं, यहाँ पे उच्च विभव होता है, यहाँ निम्न विभव, इस तरह इलेक्ट्रॉन चलता है। और इसका अनुगमन वेग अगर इलेक्ट्रॉन का हम मान लें कि Vd है। ठीक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। ये हम थ्योरी में कंप्लीट करते हैं कि माना, ठीक है, माना एक चालक XY जिसकी लंबाई L है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, L है ना। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ओके, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। जब चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं तो चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है का अनुगमन वेग Vd हो तो चालक में उत्पन्न वैद्युत धारा सीधा सा हो जाएगा, I बराबर NeAVd, समीकरण नंबर 1। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, चूंकि हम भी लगाए हैं, चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सीधा है, E बराबर V/L विभव प्रवणता से। ठीक है, अब अगर हम और देखें तो चालक में चालन इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा, F बराबर QE या MA। देखिए, बल लगेगा उसके द्रव्यमान पे, यानी F के दो सूत्र मिल गए, तो A बराबर आपको इन दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, QE बटे M। अगर हम इसका यूज कर लें, इस समीकरण का यूज कर लें, तो हमें मिल जाएगा QV/ML, समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमको इसमें थ्योरी में लाना क्या है, ओम का नियम, यानी V प्रोपोर्शनल I लाना है। ठीक है, तो अब इसको हम चलाते हैं समीकरण को, तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा। तो अब हमें देखते हैं कि जो चालन इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे
तो चालन इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा? अनुगमन वेग रियल में है क्या? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग का औसत, है ना। तो हम अगर एक एक की बात करें, कि मान लीजिए यहाँ v1 वेग, v2 वेग, v3 वेग, ऐसे डैश डैश करके हम vn वेग तक अगर जा रहे हों, ठीक है ना, तो उस n का हम भाग देंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि पहली बार अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेग है तो हम इसे लिख सकते हैं u1 प्लस a-τ1 प्लस u2 प्लस a-τ2। इसी तरह हम un तक जा सकते हैं, बटे n कर लेंगे। अब देखिए, हर एक का प्रारंभिक वेग जो होगा, यानी u1 कहिए, u2 कहिए, u3 कहिए, सबका मान क्या होगा? 0। यानी हमारे समीकरण में Vd में जो मिल रहा है, इसमें मिलेगा a-τ1, a-τ2, a-τ3, ऐसे मिलता जाएगा, है ना। और लास्ट तक हमारा a-τn तक जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा हमारा? n। क्लियर हो गया? क्या मिला इसमें आपको? इसमें ये मिला कि Vd बराबर जो हमारा हुआ a-τ1, τ2, τ3 डैश 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 τn बाई n। अब इसी में हम इस पूरे को औसत माने तो अनुगमन वेग औसत करें तो ये हो जाएगा टाउ बटे n। यानी Vd बराबर हमारा आ गया ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस जो Vd हमारा आया हुआ है, हमारा जो Vd आया है आपका a-τ/n, यहाँ हम a का मान रख देते हैं। समीकरण 2 से ये जो 2 है आपका, इसका मान हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारा मिलेगा Vd बराबर qV/mL हो गया टाउ बटे n। इतना क्लियर हो गया? हो गया ना आपका? तो यहाँ पे ठीक है, Vd बराबर mL/τn हो गया। अब इसमें देखिए आपको क्या समझने को मिलेगा। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, तो ये आपका आया Vd बराबर a-τn। थोड़ा सा एक और कॉम्बिनेशन हम करना चाहते थे कि देखिए यहाँ पे जब हम कई ठो जोड़ेंगे तो यहाँ n भी आएगा, यानी n से कट जाएगा, यानी जो हमारा यहाँ Vd दिख रहा है वो ये n नहीं दिखेगा, तो हमें यहाँ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। समीकरण 2 से उठा के जब हम रखेंगे तो ये हमारा कॉम्बिनेशन आएगा। यहाँ पे Q क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है, यानी हम Vd बराबर कह सकते हैं कि eV/mL टाउ, ठीक है। ये हमारा आ गया अनुगमन वेग। हम यहाँ से इसी को तीसरा मान लेते हैं। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको कि अब सीधे हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, यानी 3 का मान हम कहाँ रख रहे हैं? 1 में रख रहे हैं, ठीक है। 3 का मान 1 में रख रहे हैं, तो ये है आपका 1। हम यहाँ Vd का मान क्या करने वाले हैं? रखने वाले हैं NEA। Vd जो हमारा है वो eV/mL टाउ है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम I/V भी कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा आएगा NE²A-τ/mL, ठीक है। अब देखिए V/I तो हम पूरे उलट भी सकते हैं, उल्टा ही तो किए, E²A-τ, है ना। अब ये V/I बराबर ही होता है यार। ये देखिए ये सारी की सारी राशियाँ कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं किया जा सकता। हमने बोला भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी, तेल नहीं बदलेगा, ई नहीं बदलेगा, टाउ कोई नहीं बदलेगा। यानी V प्रोपोर्शनल हम R कह रहे हैं, कांस्टेंट कह रहे हैं, यानी V प्रोपोर्शनल I कह रहे हैं। यहाँ पे R बराबर हमारा हो रहा है mL/NE²A टाउ, ठीक है।
यहाँ पे आर है चालक का प्रतिरोध, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गया ओम का नियम, तो हम लिखेंगे यही ओम का नियम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से अगर चाहें तो आप एक बार हम आपको दोहरा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को ही 2 बार 3 बार 4 बार देख लें और भगा के ना देखें। जहाँ समझ में ना आए रिटर्न होके देखें, लेकिन भगाने की कोशिश ना करें। भगाएंगे तो फिर वीडियो आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब अगले में आपका जो पार्ट आएगा, आप आर संबंधित यानी प्रतिरोध संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको आता रहे। धन्यवाद।